मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे कि यौगिकों का निर्माण कैसे होता है और संयोजकता क्या है, और जब यौगिक बनते हैं तो जो तत्व भाग लेते हैं उनके बीच में कौन-कौन सा बॉन्ड और किस प्रकार से बनता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तत्व ले लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं संयोजकता। जैसे हमको कौन सा यौगिक बनाना है, जैसे हमको जल ही बनाना है, तो जल का सूत्र क्या होता है, पानी का H2O। हम इधर कौन-कौन सा तत्व भाग ले रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन भाग ले रहा है और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। तो हम तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लेते हैं और ऑक्सीजन लिख लेते हैं। अब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब इसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, त्रियक गुणा, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 के साथ गुणा कर रहा है और हाइड्रोजन 2 के साथ में गुणा कर रहा है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से H2O। ये हमारा क्या बन गया, पानी का सूत्र बन गया, या हम कह लें कि ये एक यौगिक है जिसको हम क्या कहते हैं, पानी कहते हैं। और भी जानते हैं इसी तरीके से, जैसे हम संगमरमर को बनाना चाहें, संगमरमर का सूत्र आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर आप जानते ही, आपके घरों में लगा होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर 2 तत्व भाग ले रहे हैं, 2 तत्व नहीं भाग ले रहे हैं, 3 तत्व भाग ले रहे हैं। कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोनेट है, ये एक आयन के रूप में उपस्थित होता है, और जब ये आयन के ऊपर के रूप में उपस्थित होता है तो इसकी भी संयोजकता होती है। आइए जानते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमने कैल्शियम लिख लिया और यहाँ पर हमने कार्बोनेट लिख लिया। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, और कार्बोनेट की भी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। कार्बोनेट आयन हम कहेंगे, इसकी संयोजकता भी 2 होती है, दोनों की संयोजकता 2 है। त्रियक गुणा कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, Ca2 और CO3 का होल ट्वाइस, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैल्शियम के साथ भी 2 है और इसके भी साथ 2 है, तो ये 2 हमारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं CaCO3। इसके बाद में हम एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं, AlCl3 होता है। यहाँ पर हम 2 फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर आप देखें MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि एल्यूमिनियम के साथ में Cl3 है और Mg के साथ में Cl2 है। इसका कारण क्या है, तो आइए सबसे पहले हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को बना लेते हैं। एल्यूमिनियम और क्लोराइड, यहाँ पर 2 तत्व हैं। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, जबकि क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है, या क्लोरीन हम कह लें, इसकी संयोजकता 1 होती है, और इसका हम क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। क्या हो गया हमारा, AlCl3 हो गया। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में क्या होता है। यहाँ पर हमने एक विशेष बात ये देखी है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3 है, इसलिए इसके साथ में कितना क्लोरीन जोड़ना चाहिए, 3 क्लोरीन जोड़ना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में देखेंगे, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, MgCl। इस तरीके से हमने देखा कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर
तत्व के बारे में तो हम सब जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में तत्वों को रखा गया है, उसका आपने अध्ययन भी किया होगा। लेकिन संयोजकता क्या होती है, संयोजकता को हम निकालें कैसे? आइए संयोजकता को निकालना सीखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ही लिया है, एल्यूमिनियम को ले लिया। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। अब इसका हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है कि उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यहाँ एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। कैसे होगा? 2, 8 और 3 होगा। 2, 8, 10 और 3, 13। यहाँ पर आप देख रहे हैं के सेल पूरी भर गई है, एल सेल पूरी भर गई है और एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी परमाणु के बाहरी कोश में? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, जबकि हमने आपको बताया है कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में 18 होते हैं और एन में 32 होते हैं। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन उपकोषों में होते हैं और किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो परमाणु अपने अस्थायी अवस्था में आ जाता है। आइए यहाँ पर हमने देखा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि किसी भी परमाणु या तत्व में यदि हमारा बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो परमाणु क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का दाता होता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दे देता है। और जब 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या हो जाता है? ग्राही हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणु से लेकर खुद ग्रहण कर लेता है। ऐसा ये किस लिए करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये अपने अस्थायी अवस्था में आ जाए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। यदि अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता है, किसी को दे देता है, तो ये क्या हो जाता है? धनी हो जाता है। जैसा हमारे पास धन होगा तभी तो हम किसी को दे पाएंगे, अन्यथा कहाँ दे पाएंगे। तो एल्यूमिनियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन था, इसने किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिया और इस तरीके से इसने धन चिन्ह को धारण कर लिया, मतलब पॉजिटिव चिन्ह को धारण कर लिया। इस तरीके से हम लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम ने जब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचा और एल्यूमिनियम अपने अस्थायी अवस्था में आ गया। आइए और भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरीन ही ले लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 7 होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाए तो यहाँ ये 7 की जगह पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अतः ये भी अपने अस्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कितना ग्रहण करेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए? हम यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन को अष्टक भी कहेंगे, ऑक्टेट भी कहते हैं। जो भी निकल जाए मुंह से उसको आप समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेता है क्लोरीन किसी से तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अभी आपने ये जाना कि किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है उसका मतलब होता है कि उस परमाणु में उतने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अगर बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे को दे देता है,
दाता बन जाता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को लाता है। अगर किसी परमाणु के बाहरी कोश में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और वो ग्राही बन जाता है और अपने ऊपर वो नेगेटिव चार्ज को लेके आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें छूट रही हैं। जैसे हमने कहा कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। या हम यहाँ 8 की भी बात की जा रही है, नहीं की जा रही है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि अष्टक पूरा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर किसी परमाणु के बाहरी कोश में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो तब क्या होगा? तब वो किसी से क्रिया नहीं करेगा और इसीलिए पीरियोडिक टेबल में ऐसे तत्वों को अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा गया है। जैसे आपका आर्गन है, आर्गन के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। ये 2, 8 और 8। इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी के साथ में क्रिया नहीं करेगा, ना अपने इलेक्ट्रॉन को देगा ना लेगा। इसलिए ऐसे तत्वों की जो संयोजकता होती है उसको 0 लिखा जाता है। लेकिन अब 4 वाले केस की बात कर लें। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। अब ये इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आंकड़ा एकदम आधे पर है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो इसका केस पूरा हो जाएगा और ये अपने अस्थायी अवस्था में होगा। या ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और ये अपने अस्थायी अवस्था में हो जाएगा। लेकिन ऐसे परमाणु ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ना इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इसलिए जो केमिस्ट थे उन्होंने ऐसे तत्वों की संयोजकता को जितने इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कोश में उतना ही पॉजिटिव कर दिया। जैसे इस तरीके से कर दिया, मतलब कार्बन की संयोजकता +4 होगी। तो आपने ये जाना कि परमाणु के बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता प्लस में होती है, और अगर 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता माइनस में होती है। 4 वाले केस में आपने देखा अपवाद है, इसकी भी संयोजकता +4 में होती है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 0 होती है। अब आते हैं संयोजकता को डिफाइन कर लेते हैं। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों द्वारा किसी दूसरे परमाणु से जुड़ने की जो क्षमता होती है वही उस परमाणु की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। एक बार फिर से बताते हैं, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दूसरे परमाणु से जुड़ने की जो क्षमता होती है वही उस परमाणु की संयोजकता होती है। आइए अब हम सब बंध के बारे में बात करेंगे और बंध के बारे में जानेंगे। आइए हम बंध के बारे में जानते हैं कि जब परमाणु एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं या जुड़ते हैं तो इनके बीच में बंध का निर्माण होता है। जैसा कि हम सब भी क्या करते हैं? बंधन ही बनाते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो एक बंध का निर्माण करते हैं और जिससे पति पत्नी के रूप में, और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके भी बीच में क्या होता है? बंध का निर्माण होता है। केमिस्ट्री के जितने तत्व हैं सारे जैसे आप जीवन जीते हैं ऐसे ये भी जीवन जीते हैं। आइए जानते हैं किस किस प्रकार से बंध का निर्माण करते हैं। ये 2 प्रकार के बंध का निर्माण करते हैं। एक बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, जिसको हम अंग्रेजी में कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और दूसरा को कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इन दोनों बॉन्ड के बारे में जानते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है और वैद्युत संयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध में जैसे जितने भी परमाणु जुड़ते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। जैसे आप सबने मीथेन गैस के बारे में
पढ़ा होगा और मीथेन गैस का फार्मूला भी जानते होंगे। क्या होता है मीथेन गैस का फार्मूला? CH4। ये कैसे बंध बनाते हैं? जैसा हमने अभी आपको बताया कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? +4 होती है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से कर दिए। कार्बन का उद्देश्य क्या है? कार्बन का उद्देश्य है कि अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा कर लेना, जिससे अस्थायी अवस्था में आ जाए। हाइड्रोजन को हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 ही होती है और बाहरी कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर अगर हम सेल की बात करें तो ये के सेल में होगा। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि के सेल पूरी हो जाए? 1 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए। तो हाइड्रोजन भी ना तो इलेक्ट्रॉनों को देता है और ना लेता है, इसलिए इसकी भी संयोजकता क्या होती है? +1 ही होती है। अब हाइड्रोजन भी प्रयास करेगा कि हमारे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और हम भी अस्थायी हो जाएं। तो इसके लिए हाइड्रोजन कार्बन के साथ में संयोग करता है। ये देखिए आप, हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से प्रदर्शित किया है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट से प्रदर्शित करेंगे। इसको हम लुईस संरचना भी कहते हैं। लुईस संरचना क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस या डॉट से प्रदर्शित करना ही लुईस संरचना कहलाता है। आइए देखते हैं ये कैसे जो है अपने अष्टक को कार्बन पूरा कर लेता है और हाइड्रोजन अपने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों को कैसे ले लेता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाइड्रोजन क्या हो गया? अपने अस्थायी अवस्था में आ गया। यहाँ पर इस हाइड्रोजन ने ले लिया, इस हाइड्रोजन ने ले लिया और इस हाइड्रोजन ने ले लिया। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इसलिए लगाया गया है क्योंकि कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी और 4 इलेक्ट्रॉन जो है हमको 4 परमाणु जब हाइड्रोजन का होगा तभी मिल पाएगा, इसलिए हमने 4 हाइड्रोजन लगाए। ये क्या करेगा? कार्बन इस तरीके से हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आप यहाँ देख रहे हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया। यहाँ पर आपने देखा कि एक दूसरे से जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हो रही है। तो ऐसे जो बंध बनते हैं ये आपके सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। इस तरीके से बंध बन गए। इस तरीके से यहाँ पर बंध बन गया। ये जो बंध है ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा, मतलब सहसंयोजक बंध कहलाएगा। अब सहसंयोजक बंध में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इसमें जो परमाणु भाग ले रहे हैं यौगिक को बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और जान लेने योग्य है कि यहाँ पर मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के संयोग से एक बंध बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन के संयोग से एक बंध बनता है। अगर 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसीलिए ऐसे तत्व जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आगे की क्लास में हम और भी जानेंगे। अभी हम सब बंध की बात कर रहे हैं। अब हम सब बात करेंगे वैद्युत संयोजक बंध। यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है और मैग्नीशियम क्लोराइड बना हुआ है। इसको आप देखिए। मैग्नीशियम का हम ले लेते हैं तो मैग्नीशियम का के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 है। हमने यहाँ पर कहीं लिखा था, लिख लेते हैं। यहाँ पर Mg 12 होता है
2 8 और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा। इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस से प्रदर्शित कर लेते। यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन का हमने कहा लिखा है, ये लिखा है। इसके बाहरी कोश में जो है 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोरीन के हम बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को दर्शा देंगे। 2 2 4 2 6 और 1 7। इसी तरीके से इधर भी दर्शा देंगे, 2 2 4 2 6 और 1। अब क्या करेगा क्लोरीन, क्लोरीन मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और अपना अष्टक पूरा कर लिया, या इस क्लोरीन ने भी मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना अष्टक पूरा कर लिया। जब इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया तो इनके बीच में एक संबंध बन गया जो बॉन्ड के रूप में आया इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो बंध बना, ये आपका कौन सा बंध कहलाएगा, वैद्युत संयोजक बंध कहलाएगा। अभी आपने सहसंयोजक बंध में देखा कि इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हो रही थी परमाणुओं के बीच में, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल एक ही परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहा है, जबकि दूसरा क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो अब जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है दूसरे परमाणु को और उसके साथ जुड़ता है, तो ऐसा बंध आपका वैद्युत संयोजक बंध कहलाता है। अब अभी हमने यहां पर बताया कि इसमें एक बंध बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन वैद्युत संयोजक बंध में एक बंध बनने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है। तो मित्रों, आज हम सबने पढ़ा कि यौगिक कैसे बनते हैं और संयोजकता को हम कैसे ज्ञात करते हैं, और जो यौगिक बनते हैं उनमें कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर और आपस में सहयोग के कारण जो बंध बने उनको हम सहसंयोजक और वैद्युत संयोजक बंध के नाम से जाने और इसके बारे में जाना। आगे की क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।